आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज इस चैप्टर का भूमि पूजन होगा, मतलब आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और आप लोग यदि इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहला बात जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, इस चैप्टर का जो हेडिंग है उसमें देखिएगा फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब यहाँ पे आके हम रुक जाते हैं और आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि नेशनलिज्म वर्ड का मतलब क्या है, तो आप लोग बोलेंगे नेशनलिज्म वर्ड का मतलब होता है देशभक्ति। नेशनलिज्म इज इक्विवेलेंट टू द वर्ड पैट्रियोटिज्म एंड इसका मतलब होता है देशभक्ति। बस यदि इसको सिर्फ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए पूछा जाए तो आप लोग ये बात बोल देंगे, और यदि बोलेंगे कि देशभक्ति क्या होता है वो थोड़ा बताइए, देशभक्ति का परिभाषा बताइए, तो ये नहीं बोलेंगे कि कोई नहीं बोल पाएगा, मगर अधिकतर लोग नहीं बोल पाएंगे। रिकॉर्डिंग को पॉज करके आप सभी बच्चों को मौका दिया गया, आप सभी से पूछा गया कि आप लोग देशभक्ति का क्या मतलब समझते हैं। कुछ उनको बहुत अच्छा बात लगा, जिसमें से आदित्य ने एक बात कहा कि देश को माँ के प्रति सम्मान देना। जिस तरह हम लोग अपने माँ के खिलाफ कोई अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से देश के खिलाफ कोई अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बताते हैं देशभक्ति का क्या मतलब होता है। और भी आप लोग कुछ गलत नहीं बोले हैं, बट और अच्छा बोल सकते थे और बेहतर हो सकते थे। यदि बात की जाए कि देशभक्ति क्या होता है, एक ऐसा भावना, एक ऐसा जज्बा, थोड़ा अग्रेसिव डेफिनेशन बता रहे हैं आपको, जिसके तहत यदि कोई आपके सामने आपका देश का अपमान करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपका कितना खास है, कितना क्लोज है, आप उससे उसी वक्त तत्काल सारा रिश्ता नाता तोड़ दे। और इतना ही नहीं, उसके मन में जो गलत कॉन्सेप्ट है आपके देश के लिए, उसको आप सुधार करके उससे उस रिश्ता तोड़ दें। सर पर क्यों? क्योंकि ये पहला पॉइंट है, ठीक है। यदि हमसे पूछे देशभक्ति का क्या डेफिनेशन है, तो मैंने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट था, मेरा डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट था, जो बहुत लंबा एक्सप्लेन होगा। क्योंकि यदि आप लोग भी अपने निजी जिंदगी में देखिए, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, कुछ कुछ बुद्धिजीवी रिश्तेदार होंगे, जिनका ये कहना है, ये मानना होता है कि क्या फर्क पड़ता है देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग कामकाजी आदमी, हम लोग का ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, देश में जो भी हो, थोड़ी ना देश से हमको रोजी रोटी मिल जाए। जो ये बात बोल रहे हैं, थोड़ी ना देश से हमको रोजी रोटी मिल जा रहा है, जान लीजिए ऐसे लोग सेहत के लिए हानिकारक है, टॉक्सिक है ऐसे लोग। इन लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क मत रखिएगा बच्चों। ये लोग जरूरत पड़ने पर अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानेंगे, ध्यान रहे इस बात का। मेरे कुछ बुद्धिजीवी दोस्त, ज्ञानी, पढ़े लिखे, इंटेलेक्ट, कई बार बोलते हैं क्या मिल जाएगा इस देश में, क्या ही है इस देश में। कई बार शास्त्रार्थ हुआ है इस बात को लेकर के, और उनका सारा भ्रम तोड़ दिया, क्या है इस देश में क्या नहीं है। एक बहुत ही व्यंग्यात्मक बात है, एक सरकास्टिक बात है। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, वो बीटीएस आर्मी के जो फैंस लोग हैं, उन लोगों का कुछ स्टेटमेंट, जहां पे वो लोग बोल रहे थे कि बीटीएस आर्मी इंडियन आर्मी से बड़ा है। तो मूर्खता का प्रकाष्ठा को पार कर चुके हैं ये लोग। क्या बोल रहे हैं, मतलब भगवान से कैसा कैसा गलती हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं तो अपने आप को बहुत संतावना देते हैं कि चलो मेरा गलती कुछ नहीं है, भगवान से इतना बड़ा गलती हो गया है। जो लोग ये सब बात बोल रहा है कि बीटीएस आर्मी इंडियन आर्मी से बड़ा है, अरे वो क्या आर्मी है, आप क्या आर्मी से कंपेयर कर रहे हो। जिनको इस बात का बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है कि इंडियन आर्मी यदि नहीं हो तो हम लोग का क्या हश्र होगा, लोग टॉक्सिक नहीं तो और क्या है।
और आप लोग अपने बारे में थोड़ा सोचिए कि यदि आपको अपने देश का लिए या देश के लिए कोई अपमान वाला बात सुन करके आपका यदि खून नहीं खौल रहा है और यदि शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, आप अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड का जो नेशनलिटी लिखा हुआ है उसके ऊपर खुद सोचिए कि आप है इंडियन है कि नहीं है। एक छोटा सा बात आप लोग को एग्जांपल देकर के समझाना चाहेंगे कि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यदि आप बात करें दुनिया में डेवलपमेंट का तो हिंदुस्तान बहुत पीछे है। यदि आप बात करें दुनिया में तरक्की का, डिस्कवरीज का, इन्वेंशंस का, तो हिंदुस्तान बहुत पीछे है। हम लोग तो कोई भी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज किए ही नहीं। सही बात है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस कहाँ हमारे देश के थे? होमी जहांगीर भाभा कहाँ हमारे देश के थे? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद कहाँ हमारे देश के थे? अब बात करते हैं योद्धाओं का। योद्धाओं का बात शुरू करने के पहले थोड़ा हम उस योद्धाओं के जो गुरु हैं उनके बारे में बात कर ले, जिस भारतीय गुरु का थ्योरी को पढ़ करके दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर बने, जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के लिस्ट में गिने जाते हैं। आपको बता दें, इन लोग का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, आप पाइएगा कि ये लोग चाणक्य से इंस्पायर्ड थे, अर्थशास्त्र पढ़े थे, चाणक्य नीति पढ़े थे और उससे तरह तरह का नॉलेज गेन करके इतिहास लिखने गए। ये लोग फिलोसॉफी लिखने गए और हम लोग इन लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं और अपने देश के इतने बड़े बड़े लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये लोग बात करते हैं अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हाँ, और चंद्रगुप्त द वेस्ट, राइट, WAST। अलेक्जेंडर तो सबसे बड़ा ग्रेट थे और बाकी कहाँ हमारे देश में कोई बड़े योद्धा हुए? कहाँ कोई पृथ्वीराज चौहान थे? कहाँ कोई चंद्रगुप्त मौर्य थे? कहाँ कोई समुद्रगुप्त थे? कहाँ कोई स्कंदगुप्त थे? कहाँ कोई अशोक था जो कलिंग में इतना बड़ा डिजास्टर किया? या कहाँ कोई विजयनगर एम्पायर के बड़े बड़े राजा कृष्णदेवराया, राजा राजा राजेंद्र चोला हुआ करते थे, है ना? ये जो अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर रटने वाले लोग हमारे देश के, उनको बता दे कि यही अलेक्जेंडर का जो भोजपुरी में बोला जाता है गटई, गटई पकड़ के उठाकर फेंक दिया था हमारे हिंदुस्तान के एक राजा जिनका नाम था पोरस। खौफ हो गया था अलेक्जेंडर को हिंदुस्तान में। फिर लोग बात करते हैं डिस्कवरी। अच्छा, सब डिस्कवरी, सारा इन्वेंशंस तो बाहर वाले लोग किए, सब तो ठेका न्यूटन और यही लोग लेकर रखे थे, हम लोग तो कुछ किए नहीं। मगर इन्हीं में से जो राइट ब्रदर्स थे, राइट ब्रदर्स जो लोग एरोप्लेन निकाले, उनको कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। योद्धाओं का बात करिए, ज्ञानियों का बात करिए, महाभारत काल का ही चलिए ना, बात कर लेते हैं। महाभारत काल में बात कर लेते हैं। महाभारत काल में एक बहुत बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बहुत बड़े कैरेक्टर थे जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स दुनिया भर में विख्यात था, जिनको पितामह के नाम से बुलाया जाता था। भीष्म पितामह थे। या फिर योद्धाओं का बात करें, कर्ण, राधे, क्या आप योद्धाओं का बात करते? चलिए रामायण का बात कर लीजिए। श्रीलंका तो पहले इंडिया का हिस्सा था, सिलोन। हम राम जी तो क्या भगवान में आ गए तो हम उनका लिस्ट में बात नहीं करते, बट बात करिए नल का, बात करिए नील का, बात करिए अंगद का, बात करिए सुग्रीव का, बात करिए बाली का। बाली जो रावण को अपने भुजाओं में ऐसे पकड़ करके पृथ्वी का परिक्रमा किया था, वो बाली जिसको मारने के लिए राम जी को पीछे से जाकर के मारना पड़ा। चलिए, ये तो भगवानों का ग्रुप हो गया, क्या ही हम इसका एग्जाम्पल दे? फिर बोलेंगे आप माइथिकल क्रिएचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक, चलिए फाइन। चलिए डेविल्स फोर्स में बात करते हैं, हमारे देश के विनोनों में बात करते हैं, कितने बड़े 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 योद्धा हुए। ये बोला जाए कि रावण के पूरे ग्रुप में सबसे ताकतवर कौन था, सबसे ताकतवर, सबसे ज्ञानी कौन था? किसी को पता है जवाब? और कोई?
रावण का बेटा इंद्रजीत, मेघनाथ कहे जाते थे। इंद्रजीत जो राम जी और लक्ष्मण जी को दो दो बार मूर्छित किए थे, घायल किए थे। कुंभकर्ण, क्या हम लोग हमेशा अपने ही चीजों को इग्नोर करके, बहुत तकलीफ होता है हमको ये बात देख करके, सोच करके, समझ करके, मगर इस बारे में अपना बेसी विचारधारा हम नहीं बताने जाते हैं कि क्योंकि लोग बोलने लगेंगे कि आप ऑर्थोडॉक्स हैं, आप पुराने ख्यालात के हैं, अभी भी आप इतिहास में जी रहे हैं, और फिर इतिहास के टीचर लोग को बोला जाता है ये लोग इतिहास पढ़ पढ़ के पगला गया है। तो इन सब शब्दों का प्रयोग मेरे लिए भी होने लगेगा, मगर हमको कोई अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ क्लास देने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया जाए, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लाइफ में फर्स्ट टाइम यदि आप ये समझने बैठ रहे हैं कि देशभक्ति क्या होता है, तो आपको हम पूरा 1 घंटा समय लेके ये बताए कि देशभक्ति क्या होता है। एक मूवी आया था 1970s में, मूवी का नाम था पूरब और पश्चिम। उसमें जो मुख्य किरदार में थे उनका नाम था मनोज कुमार, जिनको भारत का बेटा का उपाधि दिया गया। एक सीन दिखाया जाता है कि वो लंदन में थे और लंदन में एक भारतीय थे जिनसे उनका चीन परिचय था। वो भारतीय क्योंकि बचपन से पला बड़ा इंग्लैंड में, तो उसके मन में वैसा ही विष भर दिया गया था कि इंडिया मतलब पुअर कंट्री, बेरोजगारों का देश, जहाँ पे लोग भूखे मरते हैं, नंगे सोते हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारा बात बोल दिया गया था, छवि बना दिया गया था देश का। तो मनोज कुमार से जब उसका मुलाकात हुआ तो एक रेस्टोरेंट में बैठे बैठे दारू पीते पीते और सिगार पीते पीते बोल रहा है कि क्या रखा है तुम्हारे देश में, क्या किया है तुम्हारे देश ने, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो, जीरो एंड जीरो। ये बातों बोल करके चुप हो गया। उसके बाद मनोज कुमार जी उसको कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ के बताते हैं, कुछ गा के बताते हैं, जो मेरे सामने खुला हुआ है उसका कुछ लाइन आप लोगों के सामने हम बोलेंगे बच्चों, उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, एक एक लिरिक्स को समझिएगा, फिर समझ में आएगा कि जो पश्चिमी देश वाले लोग इतना उड़ते हैं अपना डेवलपमेंट, अपना तरक्की पर, और दुखद बात यह है कि हम लोग भी उनको फॉलो कर रहे हैं, आज का जनरेशन उन लोग का सच्चाई बताते हैं हम इस कुछ पंक्तियों के माध्यम से। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, तो चिल्लाया ना, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो, जीरो एंड जीरो। और काइंड इंफॉर्मेशन, आप जो जीरो जीरो चिल्ला रहे हैं वो जीरो को देने वाला भी हमारा भारत था, आर्यभट्ट नाम यदि आप लोग को याद हो तो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, गिनती कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन शुरू होता है जीरो से, है ना। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले बतलाई, लाइट ईयर्स। एस्ट्रोलॉजी आर्यभट्ट पूरा थ्योरी लिख के गए थे, बाद में सब नगलची बंदर लोग इनका थ्योरी को चोरी करके अपने ऊपर क्रेडिट ले लिए। स्टैंप मारना कौन सा बड़ा बात है ना। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। देता ना दशमलव, दशमलव का मतलब होता है डेसिमल। ये जो डेसिमल इंडिया में डिस्कवर नहीं हुआ होता, तो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लाइट ईयर का यदि थ्योरी इंडिया में नहीं लिखा गया होता, पूरा कैलकुलेशन अधूरा का अधूरा रह जाता, और धरती और चांद का जो डिस्टेंस है वो कभी नहीं पता चल पाता बच्चों, कभी नहीं पता चल पाता। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता का मतलब समझते हैं, सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन। दुनिया का सबसे पहला सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसके बाद बाकी सारे देश सिविलाइज होना शुरू हुए। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, जहां पे आर्ट सबसे पहले हमारे देश को जन्म दिया। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, हम लोगों का दिखाया हुआ रास्ते पे दुनिया चला और आगे बढ़ता गया, दिन दुना रात चौगुना तरक्की किया।
भगवान करे ये आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। आप हमारा अपमान कर रहे हैं, मगर फिर भी हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान करे कि आप और आगे बढ़े, बढ़ते ही रहे और फले और फूले। इतिहास गवाह है कि हम लोग कभी किसी देश के निजी मामले में, पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कभी नहीं की। हम लोग हर कोई को स्वतंत्र रखे, उन लोगों को आजाद छोड़े। अलग बात है कि हम लोगों को कभी दुनिया के किसी भी देश में जगह नहीं दिया गया, मगर कोई यदि हमारे देश में आना चाहा तो हम लोग उसका स्वागत भी किए। और इसी कारण से हम लोग बोलते हैं अतिथि देव भव, मेहमान का इज्जत देते हैं उनको। अलग बात है कि जिनको जिनको मेहमान का इज्जत दिए वो लोग आकर के हम लोगों के संग दगाबाजी कर। ये हमारा कमजोरी नहीं, ये हमारा सभ्यता था, इसका आप लोग गलत फायदा उठाए हैं। एक भी इंस्टेंस दिखा दीजिए हमको कि इंडिया किसी और कंट्री को गुलाम बनाया हो। नहीं, मगर इंडिया खुद गुलाम बन के रहा। और जो लोग बोलते हैं हिंदुस्तान गरीब देश है, ये है वो है, और काइंड इंफॉर्मेशन, हिंदुस्तान एक समय में इतना अमीर था कि सारे यूरोपियन कंट्रीज हिंदुस्तान में आकर के बिजनेस करना चाहते थे, चाहे वो पोर्तुगीज हो गए, चाहे वो फ्रेंच हो गए, चाहे वो डच हो गए, चाहे कोई भी हो, ब्रिटिशर्स हो गए, कोई भी। हम लोगों को लूटा गया। पैसों का कमी हम लोगों के पास नहीं था, हम लोग के पास बहुत रिसोर्सेस था। हम लोगों का सारा रिसोर्सेस वो लोग हड़प के लेके चले गए, वरना यही हिंदुस्तान था जिसको सोने का चिड़िया कहा जाता था। लूट लाट करके सोने का चिड़िया को खोखला कर दिया गया, कंकाल कर दिया गया। मगर उसके बावजूद हम लोग क्या दिल में बदले की भावना रखे? आजादी का लड़ाई में भी हम लोग सिर्फ अपने देश को आजाद करने के लिए लड़े। आज इंग्लैंड में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पीपल इंडियंस हैं, जब चाहेंगे इंग्लैंड को कैप्चर कर सकते हैं। दुनिया का कोई कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या इंटरफेयर करेगा? तो देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रहा था, फोन कहाँ आ रहा था? इंडिया में आ रहा था। रशिया का फोन इंडिया में आ रहा है, यूक्रेन वाला फोन इंडिया में कर रहा है, वहां का प्रेसिडेंट इंडिया को फोन कर रहा है बचा लीजिए। यही यूक्रेन था, पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता था, इंडिया को इग्नोर करके पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। जब मुसीबत आया पापा का पास आया ना हेल्प मांगने, पापा को रिक्वेस्ट किया ना, पापा क्या बोले? नहीं ठीक है बेटा बिगड़ गया है, ठीक है चलो हम तुम्हारे चाचा से बात करते हैं। पापा ट्राई किए ना, पिता होने का कर्तव्य निभाए ना, हमेशा हम लोग निभाए। हम लोग का दूसरा नालायक बेटा पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ बदतमीजी करता है, शायद उसको हमेशा के लिए बोर्डिंग में भेज सकते हैं। मतलब समझ रहे, मेरा बोर्डिंग में मतलब वर्ल्ड मैप से गायब कर सकते हैं। वो जो इंडिया का जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है ऊपर में एकदम ब्लैंक रह जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है, एक बार ऐसा सीन भी हो गया था, बताएंगे आप लोग, मगर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग बोलते ठीक है बेटा है, बच्चा है, नालायक हो गया है, एक दो बार डांट के समझा। घुस गए थे ना सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, पूरा मार के धुआं धुआं कर दिए। अभी देखो शांत है ना कुछ दिन तक, फिर करेगा नालायकपंती, फिर मारेंगे। बट इतने स्ट्रिक्ट फादर नहीं है कि बच्चों को बोर्डिंग है ना, ये हम लोग का सभ्यता है। वही हमारा एक पड़ोसी बांग्लादेश, जिसको हमारा बेटा अपना गुलाम बनाकर रखा था, आया। अपना बेटे को हम लोग कब मारे थे? बहुत भयानक मार मारे थे। कब मारे थे? 1971। क्या है कि मेरा जो बेटा था वो मेरा पड़ोसी को बहुत परेशान कर रहा था। पड़ोसी कौन था? बांग्लादेश। उसको गुलाम बना लिया था मेरा बेटा। बेटा को बोले छोड़ दो, समझ में नहीं आया उसको, बोला नहीं नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट बेटा का इतना मन बढ़ गया था, पापा से बोलता लड़ेंगे। पापा बोले चलो लड़ लो।
इतना मारे, इतना तोड़े कि बेटा का पांव तोड़ दिए। पांव तोड़ दिए मतलब पाकिस्तान का कराची बंदरगाह पूरा नष्ट कर दिया मार करके। पांव वाला हिस्सा है उसका, लोअर एंड कराची मार के पूरा ध्वंस कर दिया। पड़ोसी को भी आजाद कर दिया। अब देखिए पड़ोसी फिर हम लोग के पीछे पड़ गई है। इसमें हम लोग को क्या गलती है? हम लोग तो अच्छा चाहते हैं, बांग्लादेश को आजाद कर दिए, बांग्लादेश हम लोग पीछे पड़ गई है। मगर फिर भी इतने सब के बावजूद दुनिया का हर कंट्री जानता है कि यदि इंडिया के खिलाफ कुछ भी स्टेप उठाने गए तो पता नहीं कहां कहां से कौन कौन कंट्री सामने खड़ा हो जाएगा। इजराइल आ जाएगा, रशिया एनी टाइम खड़ा है, और रशिया और इजराइल आ गया तो मतलब पता नहीं कितना लोग तो देख के सीन से हट जाएगा, ना रे भाई जाएंगे नहीं लड़ाई करने। इतना प्रॉस्परस, इतना रिच, इतना डेवलप्ड हमारा इतिहास होने के बाद, हिस्ट्री होने के बाद, हम लोग क्यों अपने देश के बारे में कुछ गलत सुने? क्यों अपने देश का अपमान सुने? और देशभक्ति सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने देश के बारे में कुछ अगेंस्ट सुन करके रिएक्ट कर जाओ। देशभक्ति ये भी है कि आप पढ़ लिए, बड़े साइंटिस्ट बन गए, जॉब ऑफर आया, 2 लेटर आया 2 जगह से, एक नासा से, एक इसरो से। देशभक्ति ये है कि आप नासा का लेटर को साइड कर दिए और इसरो को एक्सेप्ट किए। कभी कभी ना बच्चों, पैसे को थोड़ा साइड करके अपनों के बारे में सोचा जाता है। देश आपका अपना है, उसके बारे में सोचिए। इस देश में आपका जन्म हुआ है, अपना पहचान पत्र में अपना राष्ट्रीयता भारतीय लिखते हैं, उसके बारे में सोचिए। ये वो देशभक्ति। एग्जैक्टली, नासा हमारे बिना ठप पड़ जाएगा। ये बात हम भारतीयों को समझना चाहिए कि हम लोग बाहर के देश को इतना डेवलप्ड बना रहे हैं, हम लोग यदि वहां से हट गए खोखला हो जाएगा। वो लोग हम लोग के कारण इतना डेवलप कर रहा है, हम लोग हट गए वो लोग सीन से हट जाएगा। एक और बात जानिए, देशभक्ति ये होता है कि जब अपने देश में कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इस तरह प्यार मोहब्बत में होता है ना कि आपका प्रेमी या प्रेमिका को यदि कोई दिक्कत हो गया तो आपको रात का नींद चला जाता है, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, नेल बाइटिंग शुरू हो जाता है। वही फीलिंग देश के लिए होना चाहिए, जहां आपके दिमाग में रहे कि हम क्या करें जिससे मेरा देश का अच्छा हो। भले आप कुछ नहीं कर पाओ, मगर आपके अंदर एक जज्बा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि यही जलता हुआ जज्बा आपको कुछ ऐसा आपसे करवा बैठेगा जिससे कि आप अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। देशभक्ति वो होता है जहां आप ठान लिए कि ठीक है चलो मेरा जिंदगी इंडियन आर्मी के नाम, देश का रक्षा बन जाएगी, उससे बड़ा क्या हो। ये सब है देशभक्ति का परिभाषा। जहां आप कभी नेशनल एंथम सुने या नेशनल सॉन्ग सुने, तो जिसको बोला जाता है रियल गूज़बम्प, रियल फीलिंग, वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। वो आता भी है, मेरे संग तो हमेशा होता है। राष्ट्रीय नेशनल एंथम तो हमेशा चालू करने वाला चीज नहीं है, मगर यकीन मानिए T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप जब होता है, हम भले मैच नहीं देखे मगर हम उस वक्त घर में जरूर रहते हैं जिस समय नेशनल एंथम होता है, और उस वक्त कल्पना करते हैं कि उस वक्त मेरे जैसे पता ही नहीं देश भर में कितने ही लोग होंगे, देश से प्यार करने वाले लोग होंगे, जो इस वक्त 140 करोड़ आबादी में से मान के चलिए 100 करोड़ आबादी एक संग खड़ा होगा और राष्ट्रगान गा रहा होगा। वो विजुअलाइज कर पाओ। वहीं फिर दूसरी तरफ देखते हैं कुछ बेहुदे लोगों को जिनके अंदर ये कोई मैनर्स ही नहीं है कि राष्ट्रगान हो रहा है तो खड़ा हो जाए, बोलते तो हम क्या करें। ये लोग बोझ है अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। इन लोगों को कभी नहीं समझ में आएगा। देशभक्ति वो है जहां आप अपना देश का सभ्यता
अपना देश का कल्चर, अपना देश का ट्रेडिशन, अपने देश की भाषा, इन सब को और इन सब का मान सम्मान हमेशा बरकरार रखने के लिए आप इन सब से कभी खुद को अलग नहीं करेंगे। ये है देशभक्ति। बहुत खराब लगता है देख करके कि आजकल के बच्चों को हम मना नहीं कर रहे कि आप चर्च मत जाइए चर्च, मगर आप लोग का जुझारूपन कीर्तन में नहीं है, आप इस्कॉन जाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना चर्च में। और थोड़ा देखिए तो वेस्ट वाले लोग क्या कर रहे हैं, जाके देखिए मायापुर में इंडियन कल्चर में अपने आप को अडॉप्ट कर चुके हैं पूरी तरीके से। हरे कृष्ण हरे रामा ओपन रास्ता में निकल रहे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वहां के। ये मत समझिएगा कि वहां के फकीर है, नहीं, आपका जितना प्रॉपर्टी है ना उसका 4 गुना उसके पास है। वो सब इंग्लैंड छोड़ करके आके यहाँ पे सनातन धर्म को अपना रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हम लोगों का ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस को फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग क्या ड्रेसिंग सेंस फॉलो कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि आपका ड्रेस आपका बयान देता है कि नहीं देता है, बात यहाँ पे ड्रेस से आपका ट्रेडिशन का पहचान। और यदि ड्रेस मैटर नहीं करता है तो फिर क्यों दिवाली में फॉर्मल में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आप जड़ से जुड़े हुए हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखिए। दिवाली आता है ना, अंदर से एक फीलिंग आता है कि नहीं आज फॉर्मल पहने, क्योंकि आपके अंदर अभी भी ना हल्का सा एक लौ जल रहा है देशभक्ति का। बस उसमें और घी डालिए, उसको और बढ़ाइए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक देश के लिए हर वो काम करेंगे जो आप कभी कल्पना भी नहीं की। इसी के साथ खत्म होता है मेरा देशभक्ति का परिभाषा। नेक्स्ट सेशन में चैप्टर के साथ एंड करें।